कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, उन्हें ध्यान से समझना। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान देना भाई जरा। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, मीनिंग एक ही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, देखो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यानी कि गैसियस आयंस बनाना है। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड सेपरेट हो और गैसियस एटम हो, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। रिक्वायर एनर्जी को आयनेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये तो है आयनेशन एंथैल्पी की डिफाइन। अब आयनेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो रिक्वायर एनर्जी है, याद रखना, रिक्वायर्ड एनर्जी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, किससे लॉस करना है, आइसोलेटेड गैसेस एटम से। आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। रिक्वायर एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब सबसे पहले फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर आता है साइज। साइज ऑफ एटम, ये ध्यान रखना, या आयंस, आयंस भी कह सकते हो, साइज ऑफ एटम या आयंस, क्योंकि यहां आयंस भी होंगे। क्या इफेक्ट है आप सबको पता है, जरा ध्यान से देखना। अगर एक बिगर साइज एटम होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता है। एक बिगर साइज एटम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता है, तो इस पे अट्रैक्शन कम होता है, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये आसानी से रिमूव हो जाता है। एक स्मॉल साइज एटम है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पास होता है तो उस पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है। स्मॉल साइज एटम है, उस पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, अट्रैक्शन ज्यादा होने से उसे लॉस करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब क्या है, स्मॉल साइज की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है, बिगर की कम। तो हमें याद रखना है कि साइज ऑफ एटम या आयंस अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। बस ये साइज ऑफ एटम या आयंस अगर इंक्रीज होगा तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी कंडीशन, सेकंड, तो अगर साइज ऑफ एटम या आयंस बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी घटेगी। दूसरा फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। हाँ भाई, न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज का क्या रोल है। न्यूक्लियर चार्ज है जब नंबर ऑफ सेल्स सेम होती है। मान लीजिए एक एटम में 2 सेल्स हैं, दूसरे में भी 2 सेल हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है, दोनों में नंबर ऑफ सेल्स सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, ये नंबर ऑफ सेल्स सेम है, इलेक्ट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन 6 है, इसमें प्रोटॉन 8 है। आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, आपको पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन का काम न्यूक्लियस का है, और न्यूक्लियस में चार्ज होता है प्रोटॉन पर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, तो 8 प्रोटॉन वाला ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, 6 प्रोटॉन वाला कम लगाएगा। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट आता है कि जहां 8 प्रोटॉन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, जहां 8 प्रोटॉन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। तो यानी कि हम यहाँ क्या कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज
क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। ये दूसरा फैक्टर है। अब तीसरा फैक्टर जो यहाँ आता है वो सुनिए, वो क्या है। तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट को हम यहाँ प्रीफर नहीं कर रहे, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इस साइज में आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट से साइज क्या होता है, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट घटेगा तो साइज घटेगा, तो साइज में आ जाता है, उसकी जरूरत नहीं। लास्ट कंडीशन यहां आती है, वो आती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। अगर कोई भी एटम या आयंस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब अगर किसी का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी जिसका स्टेबल कॉन्फ़िग। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन से होंगे, यहाँ इसकी बात करो तो यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन S2 होगा, D0 होगा, D5 होगा और D, हाँ भाई, S2 होगा, D0 होगा, D5 होगा। अच्छा कहो तुम इन्हें अलग अलग लिख लें, क्या पता भी हो किसको क्या लिखना है। सुन लो भाई जरा, तो इन्हें हम ऐसे लिख लें, D0 होगा ये अलग है, एक D5 होगा या F7 होगा, F ब्लॉक का भी लिख दो ये कंडीशन। इसके बाद हाँ भाई D5 या F7, इसके बाद S2 होगा, D10 होगा, F14 होगा। किसको क्या नाम दिया जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो इन्हें किसको क्या नाम दिया जाता है। D0 है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे याद रखना D0 के साथ F0 भी नोबल गैस है। आप कहोगे D0 या F0 नोबल गैस कैसे है। हाँ भाई, ये D0 या F0 नोबल गैस कैसे है, देखो मैं एक एग्जांपल बता दूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। D0 हो या F0 हो ये नोबल गैस होती है। आपको मैंने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, उसमें यही बताया था ये नोबल गैस कैसे है। सुनिए जरा, स्कैंडियम की हम स्टडी करते हैं। स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन 18, 4s2 3d1। अगर हम स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बनाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 4s के और एक d का, 3d0 बचेगा। लिखना होता है 3d0 बचेगा, तो 3d0 का मतलब d0 है ही नहीं, तो आर्गन नोबल गैस बच रहा है। तो D0 का मतलब नोबल गैस होता है, ऐसे F0 का मतलब भी नोबल गैस है, ये ध्यान रखना। जब F0 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उस टाइम पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा D5 F7 इन्हें कहते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल या सबसेल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड सबसेल भी बोल सकते हो, सबसेल लिख लो ज्यादा सही रहेगा, या ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, सबसेल, हाफ फील्ड सबसेल कॉन्फ़िगरेशन। इसको लास्ट को बोलते हैं फुल फील्ड सबसेल कॉन्फ़िगरेशन, पूरा लिखना भाई, इसको भी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताया भाई, D0 अगर किसी का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, और आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी पॉइंट से पूछी जाएंगी। जो तीनों प्रॉपर्टीज मैं कराऊंगा उन तीनों में इसका यूज होगा। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है, एक स्टेबल कंडीशन और होती है D3। देखो D3 ये भी लिख लेना, D3 भी स्टेबल होता है, लेकिन कब होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन। D3
कब? इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो D3 भी स्टेबल है। अब पूछा जाता है, देखो D5 समझ में आता है, हाफ फील्ड सबसेल डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन। F7 समझ में आता है, H2 आता है, D10 F14। ये D3 क्यों स्टेबल है? देखिए जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां D दो सेट में टूटेगा। एक लोअर एनर्जी वाला ऑक्टाहेड्रल में 3 का सेट नीचे होगा और 2 का सेट ऊपर होगा, यानी कि वो EG और T2G में टूट जाता है। ये जो T2G होते हैं, T2G, 2 है ये और G है, T2G जो होता है इसमें 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसे हाफ फिल्ड T2G कहते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन यानी कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में होता है। तो हाफ फिल्ड T2G भी एक स्टेबल कंडीशन होती है, तो इसको हम कहते हैं हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से लिखना भाई इसे, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अब मुझे आपको ये समझाना था कि अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो सबसे पहले आपको साइज को देखना है। जिसका साइज जब बिगर होगा उसकी आयनेशन कम होगी। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उसकी आयनेशन एंथैल्पी हाई होगी। और अगर किसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, वैसे नहीं। तो अगर किसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी अनएक्सपेक्टेड हाई होती है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एक टर्म्स होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी का मीनिंग भी आपको पता हो, क्योंकि आपको आयनेशन एंथैल्पी डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी, वो इनडायरेक्ट पूछी जाती है। कैसे, सुनिए जरा। आपसे आयनेशन एंथैल्पी पूछी जाती है, कोई मेटल है, ये पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मेटल आयन बनाता है, पता है ये आयनेशन एंथैल्पी कहलाती है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। ये कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां जो डेल्टा एच आई आएगा इसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो दूसरा M पॉजिटिव लॉस करता है और M2 पॉजिटिव बन जाता है, ये कहलाती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट थी, अब सेकंड है, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर ये जब तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो M3 पॉजिटिव बनता है, M3 पॉजिटिव, तो ये कहलाती है इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमें पता होनी चाहिए। अब कंडीशन मुझे यही समझानी है, यहाँ हम इस फर्स्ट सेकंड थर्ड का में क्या यूज करना है, फोर्थ भी हो सकती है ऐसे, फिफ्थ हो सकती है। आपको ये याद रखना है, आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो पर्टिकुलर नाम लिख के पूछेगा। जैसे पूछता है जिंक की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है क्यों, तो ये बताइए तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है M2 पॉजिटिव, M नहीं करता, M तो पहला करता है, M पॉजिटिव दूसरा करता है और M2 पॉजिटिव तीसरा करता है। तो हमसे कहा जाता है कि, ध्यान देना जरा, हमसे पूछा जाएगा जिंक की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों है, तो हम किसकी स्टडी करेंगे, हम करेंगे Zn2 पॉजिटिव की, हम स्टडी करेंगे Zn2 पॉजिटिव की, ये बात याद रखना। तो हमसे पूछा जाएगा सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी या थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन लो है क्यों, तो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, फिर वो Fe की +2 की बात करेंगे। तो मेरी बात ध्यान देना,
अगर कभी भी आपसे ये कंडीशन पूछी जाए, फर्स्ट पूछता है, सेकंड पूछता है, थर्ड पूछता है, तो आपको आंसर में ये याद रखना है हमें कौन सी स्टेज से शुरू करनी है प्रॉब्लम। अगर वो सेकंड की बात करता है तो एम पॉजिटिव मान के चलना उसे, और अगर वो थर्ड की बात करता है तो टू पॉजिटिव मान के चलना, फर्स्ट की बात करता है तो मेटल की बात करता है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब हाई और लो कैसे बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए जरा। ये मैंने फर्स्ट आयनेशन, सेकंड आयनेशन, थर्ड आयनेशन ये अलग अलग बता दी। अब आपको यहां इसे ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब आपको यहां एक लास्ट कंडीशन ये ध्यान रखना, अगर आयनेशन एंथैल्पी वो हाई बोलता है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो लो बोलता है तो इसका मतलब क्या है। यानी कि डायरेक्ट हम उसी के अकॉर्डिंग उससे समझेंगे, जो वो कहेगा वो ही आपको करना है, अपनी तरफ से कुछ यूज नहीं करोगे। वो लिखेगा जिंक की थर्ड आयनेशन एंथैल्पी हाई है, क्यों है, तो जिंक का अगर देखिए किसी की आयनेशन एंथैल्पी हाई होती है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अगर लो होती है तो वो लॉस करके स्टेबल में बदलता है। फर्क सुन लीजिए भाई, अगर आयनेशन एंथैल्पी हाई बोलता है, जो आपको ये प्रॉब्लम बहुत कम आएंगे, आपको प्रॉब्लम जो आएंगी जो वो खुद लिख के देगा, आपको तो बस बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, और कुछ नहीं। देखिए याद रखिए दो पॉइंट, अगर वो बोलता है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो कोई से भी बोल सकता है, तो आपको क्या बोलना है, वो कहता है थर्ड आयनेशन एंथैल्पी जिंक की हाई है, तो आप लिख दे Zn2 पॉजिटिव हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब है हाई आयनेशन एंथैल्पी कहता है वो, तो हमें क्या बोलना है, मेटल आयंस। कौन सा आयंस, जोन सा भी वो फॉर्म है, थर्ड की बात कर रहा है तो +2 वाला, वन की बात कर रहा है तो वो सेकंड की बात कर रहा है +1 वाला, उस बेस पर। तो मेटल आयंस है, ये आपको खुद चेंज करके लिखना पड़ेगा, हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बस ये आंसर लिखना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो कहता है लो है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसका मतलब क्या है, मेटल आयन हैव अनस्टेबल, ये कह सकते हैं मेटल आयन अनस्टेबल एंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हम यहां ये कहेंगे मेटल आयन गेन, जो भी मेटल आयन है गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। अब मेटल आयन गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। जैसे अभी मैंने अभी एक प्रॉब्लम बोली, देखूं एक दो बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आई भी या नहीं। चलिए मैं दो तीन इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ कंडीशन पूछता हूँ। अनियमित तल, यस सर। चलिए ये बताइए, एक प्रॉब्लम आती है आपको, मैग्नीज की थर्ड आयनेशन एंथैल्पी हाई है, क्यों। Because manganese 2 positive have stable configuration. अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करके भी दिखा दो तो अच्छा है। Mn2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन होता है, म्यूट मत होना, 3d5, अभी आपको बताया d5 स्टेबल है, ठीक है भाई। Yes sir. चलिए एक Yes. दूसरी प्रॉब्लम है, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन इज लो, एक्सप्लेन इट। Because Fe2 positive will gain stable configuration by loss of electron. बस ये कंडीशन है, मतलब आपको तो लिखा हुआ मिलेगा, आपको तो सिर्फ उसे एक्सप्लेन करके आना, जो वो लिख दे वो एक्सप्लेन कर दीजिए। अब आप कहोगे ऐसा हुआ क्यों, तो कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दो, ज्यादा बेस्ट है। Fe2 होता है, देखो Fe2 होता है 3d6, Fe2 होता है 3d6, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है Fe3 3d5 बन जाता है, तो दिख भी रहा है स्टेबल हो गया, बोलो। Yes sir. सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज हाई, एक्सप्लेन।
Because Cu positive have stable configuration. हाँ, अब सेकंड की बात कर रहा हूं तो सेकंड कौन लॉस करता है? 1 पॉजिटिव वाला। तो Cu1 पॉजिटिव है, स्टेबल, आपको पता भी है। Cu1 जो होता है 3D10 होता है। तो बताओ आंसर लिखिया हो गया या नहीं, बोलो। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक लास्ट और स्टेज इसमें, इसे नोट भी करते रहो भाई, ये नोट्स में नहीं होती ये चीजें लिखी हुई। नोट्स में तो डायरेक्ट पॉइंट लिखे हुए जो अभी मैं रीडिंग करूंगा। भाई ये नोट कर चुके क्या सब? ये 3 प्रॉपर्टी सबसे टिपिकल, सबसे हार्ड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, नोट कर लिया। तो अब इसके बाद मैंने बताया, देखो लास्ट आपसे ये कहना चाहता हूं, ये एक थर्ड लाइन, एक ये 1 2 3 आयनेशन एंथैल्पी, और ये वैल्यू आपको पता होगी कभी प्रॉब्लम में, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम में आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद एक लास्ट कंडीशन है। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये ध्यान दीजिए भाई, एक लास्ट प्रॉब्लम है भाई, ये पहले तो बहुत आती थी, अब शायद आ नहीं रही है प्रॉब्लम, जोन सी मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूं आपको। पहले बहुत आती थी ये प्रॉब्लम, आजकल आनी बंद हो गई है। फिर भी सुनिए क्या, अगर मैं ये कह रहा हूं कि निकेल NiCl2 बना देता है, तो इसका मतलब क्या है? निकेल Ni2 पॉजिटिव बना देता है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ निकेल 0 है, यहाँ +2 है, तो इसका मतलब निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ये तो मतलब होगा भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं निकेल ये कंपाउंड बना देता है, तो इसका मतलब निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। अगर मैं आपसे ये कहूं निकेल NiCl4 नहीं बनाता, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। अब आप बता सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कब कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लॉस करता? तो इसका रीजन सिर्फ ये है, हमेशा जो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है तो वो लॉस कर देता है, यानी कि वो कंपाउंड बना देता है। और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता और वो कंपाउंड नहीं बनाता। हाँ, सक्षम मित्तल +2 स्टेबल है, वो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिफरेंट लिखना है। उस थोड़े डिफरेंट को हम यहाँ समझ रहे हैं कि वो डिफरेंट हम कैसे अप्लाई करें। तो मैंने भी बताया निकेल ये कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब निकेल की फर्स्ट 2 आयनेशन एंथैल्पी लो है, वो लॉस कर देता है, और ये कंपाउंड बना नहीं रहा, तो इसका मतलब उसकी फर्स्ट 4 आयनेशन एंथैल्पी का सम हाई है। तो मुझे आपको ये बताना है एक लास्ट पॉइंट, ये प्रॉब्लम मैंने बताया कि 2015 से पहले काफी पूछी जाती थी, अब कम चांस हो रहे हैं, यानी कि अब नहीं आई ये 3-4 साल से, लेकिन प्रॉब्लम अच्छी है तो पूछी जा सकती है। क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर ये कहा जाता है कि इफ एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड तो द सम ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इज लो, और अगर कंपाउंड नहीं बनता तो सम ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इज हाई। बस ये लिखना है, इफ एलिमेंट फॉर्म्स कंपाउंड, इफ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड, अगर एलिमेंट कंपाउंड बनाता है देन, या इसे मैं स्टेटमेंट, ये तो मैं वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड्स बिकॉज, ऐसे कर दो, इफ हटा दो, स्टेटमेंट उसी हिसाब से लिख लो जैसे आपको यूज करना है। एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड, क्यों बनाता है कंपाउंड्स? एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड बिकॉज द सम ऑफ ionization enthalpy sum of ionization enthalpy, ionization enthalpies
इज लो। अच्छा, कहता है वो एलिमेंट कंपाउंड नहीं बनाता है, डज नॉट form compound because the sum of ionization enthalpy is high। ये ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपको आयनेशन कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड बिकॉज द सम ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इज लो, एलिमेंट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड बिकॉज द सम ऑफ आयनेशन एंथैल्पीज इज हाई। बस ये ध्यान रखना। तो आप देखिए, अगर ये कंडीशन हमें पता हो तो हमें किसी प्रॉब्लम में कहीं कोई डाउट नहीं आता, ना ही कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। ये आपको याद रखना है, ना कोई डाउट है, ना ही कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, ये आपको ध्यान देना। बोलो, समझ में आया भाई? थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये लेंथी है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की, ये सब कुछ आयनेशन एंथैल्पी का डिफाइन क्या था पहले ध्यान दीजिए। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो आइसोलेटेड और गैसियस था। अगर एक्वस सॉल्यूशन में आए तो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल in aqueous solution depends upon value of electrode potential। और भाई देखिए, जो आप में कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं, इन्हें जितना मैं करा रहा हूं इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिए। सारी थ्योरी आपकी डी एंड एफ की इन्हीं में कवर हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी डी एंड एफ में। ध्यान से करते रहना, जरा समझो भाई जरा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उससे पहले एक बार रीडिंग जरूर करेंगे आयनाइजेशन को, क्योंकि वो समझ में नहीं आती, तो उसे थोड़ा सा समझ ले कब कहा क्या कहना चाहता है, जरा ध्यान दो। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 4 नोट्स में देखिए भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो आप सबको पता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो डी ब्लॉक बीच में है, एस है, पी है, डी बीच में है। क्योंकि डी ब्लॉक एस और पी के बीच में है तो प्रॉपर्टीज एस और पी के बीच की होंगी, एस और पी के बीच की होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहता है ये, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, दे आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक। क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो डी ब्लॉक की एस से तो ज्यादा है और पी से कम है। तो आगे कहा, they are higher than those of S block elements and are lesser than those of P block elements। P block element से कम है और S block element से ज्यादा है, ये ध्यान रख लेना। सेकेंड पॉइंट, हाँ भाई, अब इसके बाद सेकंड, इसी में आगे, द आयनेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज थ्रू सम इरेगुलरिटी। यानी कि ये पॉइंट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आयनेशन एंथैल्पी किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में बढ़ती है, कैसे बढ़ती है तो सुनिए जरा। ट्रांजिशन सीरीज में आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है कैसे, तो जैसे आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल सेम है 21, 22, 23, 24, 30। तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल सेम है, तो इस वजह से आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन कुछ इरेगुलरिटी के साथ। ये ध्यान रखना। तो क्या पॉइंट है इसमें, ये सेकंड, ये जो पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट था, दोबारा से बोल रहा हूं, क्या है वो, द आयनेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज दो सम इरेगुलरिटी, कुछ इरेगुलरिटी है उसमें। इरेगुलरिटी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और कुछ नहीं। Explanation: the increasing ionization enthalpy are due to increased nuclear charge with increase in atomic number, which reduce the size of atom, making the removal of outermost electron difficult. अब थर्ड पॉइंट देखो, सॉरी सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम यहाँ लिख क्या रहे हैं या ये पूछ क्या रहा है। जरा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा टिपिकल है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो सुनिए वो क्या है। वो ये कहता है कि अगर हम एस ब्लॉक में दो सक्सेसिव एलिमेंट लें, जैसे लिथियम बेरिलियम, दो सक्सेसिव एलिमेंट लें, अगर एक की आयनाइजेशन एंथैल्पी 100 है तो दूसरे की 150 होगी, यानी कि काफी लार्ज डिफरेंस होगा एस ब्लॉक में। ऐसे पी ब्लॉक में देखें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक की मान लीजिए 200 है या 210 है तो दूसरे की 250 है, इस टाइप से, तो डिफरेंस लार्ज है। लेकिन जब हम इनमें स्टडी करते हैं, अगर एक की आयनेशन एंथैल्पी 170 है तो दूसरे की 180 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम इसमें, वो सुनिए जरा। इसमें ये पूछा जाता है कि दो डी ब्लॉक के सक्सेसिव एलिमेंट में और दो एस या पी ब्लॉक के सक्सेसिव एलिमेंट में यहां डिफरेंस कम होता है, यहां डिफरेंस ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? देखो दोबारा से सुन लीजिए, प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई तो आंसर कैसे आएगा। डी ब्लॉक के दो सक्सेसिव एलिमेंट, सक्सेसिव का मतलब सीक्वेंस में आने वाले एलिमेंट, तो डी ब्लॉक के दो सक्सेसिव, कोई से भी ले सकते हो, कोई से दो सक्सेसिव, उनकी आयनेशन एंथैल्पी का डिफरेंस और पी ब्लॉक के, ये पी ब्लॉक के हैं या एस ब्लॉक के दो सक्सेसिव एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस हम जब स्टडी करते हैं तो यहां ज्यादा होता है और डी ब्लॉक में कम होता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है, देखिए कहां है इसका आंसर। इसका आंसर है इनके कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आता है, देखिए अगर मैं ये कहूं लिथियम है, लिथियम में 2s1, इसमें 2s2, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में आता है। ये 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां था, बाहर। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो 4s2, 3d1, फिर नेक्स्ट का करें 4s2, 3d2, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अंदर आता है। देखो 4s बाहर वाली सेल है भाई, आप सबको पता है 4s, 3d अंदर वाली, तो डी में एक था, डी में दो हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आता है। और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो वो थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ाएगा, और उस रिपल्सन से आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए थी। दोबारा से सुनिए जो बोल रहा हूं मैं, डी ब्लॉक में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में आता है, अंदर वाली सेल में आता है, और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सील्ड करता है, यानी कि रिपेल करता है। और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करता है तो न्यूक्लियस उसे ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिससे नेक्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कम बढ़ती है। बढ़ती तो है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है। देखो इसमें 21 प्रोटॉन थे, इसमें 22 हुए, प्रोटॉन बढ़ा तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए थी। तो समझ में आ गया, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां रहा, बाहर। बाहर आ रहा है वो सील्ड करता नहीं, अगर अंदर आता तो बाहर वाले को सील्ड करता, धकेलता उसे बाहर की तरफ। यहां ऐसा नहीं होता, उसमें होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए क्या बताया मैंने कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सक्सेसिव की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता हो
डी ब्लॉक में सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कम होता है, सक्सेसिव एलिमेंट की आयनेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कम है और पी और एस ज्यादा होता है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, अब समझ में आ जाएगा, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है भाई, सुनिए जरा। इन ए गिवन सीरीज, सेकंड पॉइंट है, द डिफरेंस इन आयनेशन एंथैल्पी बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज वेरी मच लेस देन द डिफरेंस इन केस ऑफ सक्सेसिव एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की दो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी में और इसमें कम डिफरेंस है। अब ध्यान दीजिए, द एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट बट वन यानी कि n-1 पेनल्टीमेट सेल विल इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर प्रोवाइड ए स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, अंदर वाले में, और अंदर वाले में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो थोड़ा सा सील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, और वो सील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, आयनेशन एंथैल्पी को बढ़ने से रोकता है। आगे फिर कहा, thus sealed the outer s electron from inward nuclear pull, thus the effect of increased nuclear charge and addition of d electron tend to oppose each other, एक दूसरे के अपोजिट है। this is due to their counter effect, the ionization enthalpy show a little variation on moving along the period of d block elements। तो बहुत कम वेरिएशन होता है। बोलो भाई, समझ में आया नहीं, एक दो बच्चों से पूछ लो। हाँ, यस सर। समझ में आया नहीं, ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल था। यस सर, आ गया। कि दो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सक्सेसिव आयनेशन में और एस या पी ब्लॉक के सक्सेसिव एलिमेंट की आयनेशन एंथैल्पी में डिफरेंस अलग अलग होता है, एक जगह कम एक जगह ज्यादा, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इस बेस पर। चलिए नेक्स्ट, अब ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने बताया। क्या बताया था, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर वेरी हाई। अब देखो, अभी इसने लिख दिया वेरी हाई, तो इसका मतलब क्या लिखना चाहिए हमें, कि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बस ये लिखा है। फिर इसके बाद हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर जिंक निकिल क्यों होती है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही +2 है। इसके बाद द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ 5D एलिमेंट्स आर हायर एज कंपेयर टू 3D 4D। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ध्यान दीजिए भाई, ये 3D सीरीज है स्कैंडियम वाली, 4D सीरीज है यट्रियम वाली, 5D सीरीज है लेंथेनम वाली। यहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से था, 4F की पुअर शील्डिंग की वजह से। तो 4F की पुअर शील्डिंग की वजह से तो 5D की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि 4F का शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो क्या पढ़ेंगे, देखो लास्ट फिफ्थ पॉइंट, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ 5D एलिमेंट्स आर हायर as compared to those of 3D or 4D elements. This is because the weak shielding of nucleus by 4F electron in 5D elements result in greater effective nuclear charge acting on outer valence electron. इसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। देखो क्या है, thermodynamic stability of compound of transition element can be evaluated in terms of magnitude of ionization enthalpy of the metal. Smaller the ionization enthalpy of metal stable is its compound। अभी मैंने बताया था, जिसकी आयनेशन एंथैल्पी का सम कम होगा वो कंपाउंड बन जाता है। और फॉर एग्जांपल निकल सेकंड कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम सेकंड। क्यों है, अब क्या आंसर बताएगा, कौन बताना चाहता है। हाँ भाई, सक्षम। निकल सेकंड कंपाउंड स्टेबल है, पीटी सेकंड नहीं है। सक्षम, रेज योर हैंड। सक्षम, अच्छा। निकल सेकंड कंपाउंड स्टेबल है, पीटी सेकंड नहीं है, क्यों, बोलो। सर निकल की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, प्लेटिनम की हाई है। बस ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना भाई सभी बच्चे, कि इन केस ऑफ निकल द सम ऑफ फर्स्ट टू आयनेशन, क्योंकि अब सम ऑफ फर्स्ट टू आयनेशन एंथैल्पी लो है तो वो कंपाउंड बना देता है। अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम है आगे, प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन निकल फोर्थ कंपाउंड, एक्सप्लेन। इसका क्या आंसर होना चाहिए, बोलो।
सर निकल की फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है और प्लेटिनम नहीं, की फर्स्ट 4 हाँ लो। बस ठीक है, वो निखिल पहले बोल दिया आपने, ठीक है सही। ये ही बेस पर आपको प्रॉब्लम भी आती है कि K2PtCl6 बन जाता है, K2NiCl6 नहीं बनता, क्यों? ये ध्यान रखना भाई, ये प्रॉब्लम कई बार पूछी है। K2PtCl6 बन जाता है, ये बनता है, और K2NiCl6 नहीं बनता, क्यों? तो रीजन आपके सामने है कि आपको याद रखना है प्लेटिनम की फर्स्ट 4 आयनेशन एंथैल्पी का सम कम है और निकिल के लिए फर्स्ट 4 आयनेशन एंथैल्पी का सम हाई है। अच्छा, इसके बाद आगे समझाया नेक्स्ट पेज पर, इन सॉल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हम कल डिस्कस कर लेंगे भाई। देखो थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना, ये एक लास्ट पेज हमारा रह रहा है, बस इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सिमिलर से हैं, इनमें मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताने, और कभी कभी हमें अपनी नॉलेज अलग रख देनी चाहिए, जो टीचर कहता है उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना चाहिए, जो टीचर कहता है उसके अकॉर्डिंग भी आंसर बताना चाहिए। थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़िए। मैंने कहा है कि कल ये खत्म हो जाएगा, आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आप कहोगे अभी तो एप्लॉक रह रहा है, उसमें टाइम नहीं लगता, यही प्रॉपर्टीज है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए।